उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार। रविवार की शाम के साथ ही एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी लेकर। मैं हूं चंद्रिका जोशी। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार पूर्वोत्तर राज्यों के सफर में आधे घंटे के लिए हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। हम जानेंगे ऐसे पूर्वोत्तर को जो सुंदर है, जहां लोगों का प्रकृति के प्रति प्यार और सद्भाव है। पूर्वोत्तर में देश के अन्य भागों की तरह ही विविध भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन खूबसूरती इस बात की है कि ये अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं, और यही वो शक्ति है जिस पर देश गर्व करता है। हमारा पूर्वोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है और अनेक क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं। प्रत्येक की अपनी बोलियां, सांस्कृतिक पहचान है। हम अरुणाचल प्रदेश के आज आदि जनजाति के आबांग या पुजारी गीत पर रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। मेघालय सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय बुनाई और हस्तशिल्प के विकास को प्रेरित कर रही है। मणिपुर सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय की अध्यक्ष प्रोफेसर योडिटा भूटिया के साथ साक्षात्कार आप सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले आज आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। ऐसा कम ही होता है जब देश के अंदर ही आपको विदेशी पक्षी देखने को मिले। बहुत अच्छा लगता है ना देखकर। ऐसे में आप जानकर खुश होंगे कि अगरतला में रह रहे एक पक्षी प्रेमी व्यक्ति हैं, जो अगरतला के बाहरी इलाके में अपने फार्म हाउस में विभिन्न विदेशी प्रजातियों का पालन पोषण कर रहे हैं। अपने फार्म हाउस के विशाल क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी प्रकाश सरकार इन पक्षियों को पाल रहे हैं, और ये अगरतला के साथ साथ राज्य और देश के अन्य हिस्सों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सुंदर सजीले रंगों और पैटर्न से पक्षी प्रकृति के मानव जीवित कैनवास से लगते हैं। उनकी यहाँ उपस्थिति से कुछ लोग आश्चर्य और कुछ लोग प्रशंसा करते हैं। अगरतला में नारायणपुर के सरकार फार्म हाउस में पक्षी प्रेमियों के लिए कहा जा सकता है एक अमूल्य तोहफा सा है। श्री प्रकाश सरकार के स्वामित्व और उन्हीं के द्वारा पोषित इस फार्म हाउस में कहा जाता है कि करीब 100 से अधिक किस्मों के पक्षी यहाँ रहते हैं, और यहाँ आने वालों के लिए ये अनुभव यानी सुंदर कलरव करते पक्षियों को निहारने का ये अनुभव अलग सा ही होता है। हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे ने बताया कि फार्म हाउस पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें व्हाइट बटेर, टर्की, अमेरिकन पोलिश कैप, व्हाइट सिल्की, फिनिक्स चिकन, लव बर्ड्स और यहाँ तक कि फाइटर चिकन और भी कई अलग अलग नामों वाले बहुत सारे पक्षी इनमें शामिल हैं। फार्म हाउस के केंद्र में एक विशाल पिंजरा है। यहाँ आगंतुक पक्षियों की दुनिया में डूब सकते हैं। यहाँ मानो बातचीत करने के लिए आप पक्षियों से एक तरह से घिर जाते हैं। कल्पना कीजिए, सुंदर प्यारे पक्षी चारों ओर, और फिर यहाँ पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में प्यार करने और देखने का अवसर मिलता है। फार्म हाउस तो अब हाल फिलहाल में शैक्षिक यात्राओं, पक्षी दर्शन पर्यटन और पारिवारिक सैर सपाटे के लिए एक उभरते पर्यटन स्थल के रूप में सामने आ रहा है, और साथ ही राज्य और देश के सभी कोनों से यहाँ आने वालों को लुभाता है। चाहे कोई पक्षी प्रेमी हो या इन प्राणियों के बारे में उत्सुक हो, तो अगरतला में नारायणपुर का सरकार फार्म हाउस सभी उम्र के लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद और बिल्कुल न्यारे से अनुभव का वादा तो करता ही है। जैसे ही दिन खत्म होता है, आगंतुक पक्षियों की दुनिया की प्यारी सी यादें
और नए अनुभव लेकर पक्षी घर को अलविदा कहते हैं। As the day ends, visitors bid farewell to the bird house, taking with them memories and appreciation for the world of birds. Kunal Shinde from Agartala. और अब चले अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को उत्सव की भूमि कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राज्य में 125 से अधिक प्रमुख जनजातियां और उप जनजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। राज्य में पूरे समय उत्सव का सा माहौल रहता है। जब हम कहते हैं विशिष्ट पहचान, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपनी सांस्कृतिक पहचान और बोलियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इन जनजातियों में से आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। आदि मूल रूप से कृषि प्रधान समाज है, जो 3 प्रमुख त्योहार मनाता है, सोलुंग, एतोरगिदी और उनियंगारान। और इन त्योहारों में आबांग या पुजारी गीत सबसे प्रमुख होता है। आबांग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की उत्पत्ति और विकास के पीछे के सभी पौराणिक पहलुओं को बताता है। यहाँ के एक स्थानीय जानकार ओमीर तातिन हमें इस बारे में विस्तार से बताते हैं। आबांग को हम एक संक्षेप में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक शास्त्र है, हमारा आदि का एक शास्त्र है। इसमें आबांग में सभी चीज कैसे ये पृथ्वी को बनाया है और जीव जंतु कैसा आया है इस संसार में, ये सभी को आबांग में ही बताता है और उसमें पूजा में ही उसको बताते हैं। फेस्टिवल बिना आबांग से होता नहीं। फेस्टिवल को क्यों मना रहा है, कैसे मना रहा है, कौन सा मना रहा है और किसके लिए मना रहा है, आबांग में ही आपको सब मिल जाता है। और उसको बताने वाला को हम मिरी बोलता है। ये मिरी कैसे हमारा यहाँ इस दुनिया को, इस संसार को क्रिएट किया है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको मिरी उसको बताता है तो आबांग का माध्यम से। आबांग 3 प्रकार के होते हैं। पहला बिन्यात, दूसरा लिमिर लिबोंग और तीसरा एकोप्ताकोर आबांग। बिन्यात आबांग मेनली कल्टीवेशन का है, पेडी क्रॉप्स का, कीने नाने, ये लक्ष्मी है। तो कीने नाने का नाम में हम बिन्यात करते हैं। बिन्यात में हम कैसे धरती माँ को कैसे हम पूजा पाठ करना है, उसको कैसे पूजा पाठ करके हमको हमारा बम्पर क्रॉप होना चाहिए, उसका बारे में ही हम बिन्यात आबांग में बोलते हैं। लिमिर लिबम आबांग, ये लिमिर लिबम आबांग है कैसे इस संसार में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, उसमें लिमिर लिबम आबांग में बताता है। एकोप्ताकोर आबांग एक तो है। एकोप्ताकोर आबांग जब से इंसान को इस दुनिया में सृष्टि हुआ है, उसी समय से ये एक सोशल एवोल्यूशन शुरू किया है और ऐसा करते करते कैसे डेवलप हुआ है उसका बारे में एकोप्ताकोर में बोलता है। और ये स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड अगेंस्ट एविल थिंग्स। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातियों के पास अपनी लिपि नहीं है और इसीलिए उनके पास लिखित साहित्य भी नहीं है।
लेकिन इसका इतिहास लोक कथाओं, अनुष्ठानों और गीतों के रूप में मौखिक साहित्य के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचता रहा और यहाँ आदि जनजाति ने अपने इतिहास, अपने संघर्ष और अपनी संस्कृति को आबांग के विभिन्न रूपों में भली प्रकार से संरक्षित किया है। The Adi tribe has well preserved their history, their struggle and culture in the different forms of Abang. This is Rakesh Dole, Akashvani News, Itanagar. अब बात मेघालय की। मेघालय को पारंपरिक बुने हुए कपड़ों और वस्त्रों का पावर हाउस कहा जाना गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही पारंपरिक बुनकरों ने बुनाई की कला का अभ्यास किया और लगातार इस कला में सुधार किया गया, जिससे विभिन्न प्रकार के हाथ से बेहतरीन तरीके से बुने गए कपड़े तैयार किए गए और इन सब की अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं भी हैं। मेघालय में पर्यटन और कलात्मकता के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री लिंगदोह कपड़ा विभाग के प्रभारी भी हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना ये है कि मेघालय वस्त्रों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बने, यानी मेघालय की पहचान उसके कपड़ों से बने और इससे निश्चित रूप से मेघालय में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। श्री लिंगदोह ने इस बात पर भी बल दिया कि मेघालय के इन प्रतिभा और कौशल को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के पास जो प्रतिभा है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने शिल्पकारों को उनकी प्रतिभा और हुनर के लिए प्रणाम करते हुए कहा कि उनकी कलात्मकता हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती है। कपड़ा मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार मेघालय के प्रतिभाशाली कारीगरों को दुनिया के सामने अपनी कलात्मकता दिखाने के लिए एक वैश्विक मंच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेघालय सरकार अब कपड़ा क्षेत्र को हर गति देने का प्रयास कर रही है। सरकार नोंगपोह रिभोई में सेंटर ऑफ टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है। परियोजना का करीब 90% हिस्सा केंद्र की वित्त सहायता की वजह से पूरा भी हो चुका है। अब जो कुछ बचा है वो है बुनकरों और कारीगरों के प्रशिक्षण की तैयारी करना, और ये केंद्र सरकार की एक प्रायोजित परियोजना का ही घटक है। एक और चिंता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि मेघालय में कई बुनकर और कारीगर अभी भी इससे अनजान हैं, तो उन्हें जागरूक करने के प्रयास भी चलाए जा रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कपड़ा मंत्री ने कहा कि सरकार उन्हें इस दायरे में लाना चाहती है ताकि वे विभाग के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच बना सकें और उनसे लाभ अर्जित कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अधिक सहकारी समितियों को कवर करने की भी कोशिश कर रही है। ये स्वीकार करते हुए कि राज्य अभी भी इस क्षेत्र में दूसरों की तुलना में पीछे है, और उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के कारण पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड मेघालय से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। असम और नागालैंड ने ये भी सुनिश्चित किया है कि उनके पारंपरिक रूप से बुने हुए कपड़े हर जगह प्रदर्शित किए जाएं। जहां तक मेघालय का सवाल है, कपड़ा मंत्री ने कहा कि उन्हें अभी भी स्थानीय स्तर पर बुने हुए कपड़ों को इतने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाना बाकी है, और ये काम अब विभाग के सामने है और इस पर काम किया जा रहा है। Textiles has always been considered a minor department. Hardly any attention was paid to it. But today, I'm happy to say that we have been able to identify areas of weaknesses. We will work on those weaknesses and convert them into strengths. I'm not very sure about the nomenclature, but all I know is, you see the fact that other states, for instance, have their presence in major fairs. Minister made a note of the fact that states like Assam and Nagaland are doing better than us because they are there at every national fair
then they make sure that their traditional weaved cloths are displayed everywhere, and we are yet to popularize our locally weaved material in such a scale. So that is the task that is now before the department. सरकार के इस प्रयास से राज्य के बुनकरों और कारीगरों को बेहतर भविष्य की उम्मीद है। सरकार के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो पारंपरिक बुने हुए कपड़ों और हस्तशिल्प को हर जगह प्रदर्शित करे, उसे प्रोत्साहन दे, जैसा कि क्षेत्र के अन्य राज्यों ने भी किया है। This is Lamphong Nongspong, Shillong. और अब बात मणिपुर की। राज्य में मौजूदा स्थिति के बाद मणिपुर सरकार ने विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन महिलाओं को अचार बनाना, कैंडी बनाना, खाद्य संरक्षण तकनीक, मोमबत्ती बनाना, फिनाइल बनाना और इसी तरह के कई अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से इन सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिली है। ऐसा ही एक कार्यक्रम मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा भी शुरू किया गया है। उत्पाद उचित दर पर बाजार में बिक्री के लिए रखे गए हैं। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थोकचोंग से बात करते हुए इस पहल में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि उत्पादों से होने वाली आमदनी से उन्हें घर के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद मिलती है। My name is Oinam Amarjit Singh. I'm from Churchandpur, Khumuzamba. Are providing us with our food and our needs. The Chingmerong Merapais, the local Merapais, they provided us with some trainings and some materials, liquid detergent, candles, agarbattis. The company name is Anova Mayol, which means a new life. I want the product to be sold in the market so that we can get at least what we need. The local MLA, Mr. Arun, he is helping us as possible as he can. Hope the wars end soon. We could be in peace again. Amidst the hardship faced by the displaced families, the concerned authority has been trying to roll out different schemes to enable the affected families to earn livelihood. The government has also announced loans for affected persons. विस्थापित परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बीच संबंधित प्राधिकरण प्रभावित परिवारों को आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने भी प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। जे थोकचोंग, आकाशवाणी न्यूज, इम्फाल। और अब चलिए सिक्किम की ओर। सिक्किम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और बदलना है। जुलाई 2026 में स्नातक और शोध छात्रों का पहला बैच NEP 2020 से विश्वविद्यालय से स्नातक होगा। आइए अब सुनते हैं सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय की अध्यक्ष प्रोफेसर योदिता भूटिया के साथ साक्षात्कार। आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी गैंगटॉक संवाददाता उषा शर्मा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत में शिक्षा में किस प्रकार के और कैसे बदलाव लाना है? The National Education Policy is a landmark reform in Indian education system which is aimed at transforming the educational landscape of the country. There are a few things I would like to point out here.
that the policy has focused on transformative changes and holistic and multidisciplinary education, has also taken care of early childhood care and education, especially children from 3 to 6 years. The policy has proposed for flexible curricular structure right from the school level to higher education. Very interestingly, the policy has also focused on the skill-based education. The policy has emphasized on multilingualism and also focused on use of mother tongue at the school level. सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, इसकी शुरुआत से अब तक की यात्रा को साझा करें। Sikkim University has been deliberating upon the policy right from the time when the draft policy was released in 2019. After July 2020, we have conducted more than 4 seminars, conferences, symposium. The university has conducted faculty development program, capacity building program for the faculties to be ready to implement NEP 2020. And some of the implementation that we have done are, we have implemented 4-year undergraduate course, which is something which is very, very new and innovative by the policy, and the university has taken this initiative. Next, we have also revised the syllabus, the curriculum of all the PG departments of the university, which was a Herculean task, which was a big task, but the university has gone ahead and done it. That is as per learning outcome-based curriculum. And university has implemented Swayam, which is taking 40% of the courses from online platform. The university has also implemented Academic Bank of Credit. Now the students will be earning the credit and it will be stored in Academic Bank of Credit, and the credit remains there forever. But then the value of credit redeeming into certificates is there for 7 years. If they exit, the credit will always remain till 7 years. They can come back. So this policy really caters into the students who face some financial problem or socioeconomic problems, or women students will really be benefited by multiple entry exit Academic Bank of Credit, and as students especially located in the remote corners will also be benefited by the online course prepared by the best of professors in India. They can access to it. So university has gone ahead in implementing. To add further, university is also preparing to implement internationalization of higher education, research and development, and also professor of practice. I would like to share with you all, the professor of practice is appointment of professors who need not have formal degrees, but those who are from industries or skilled personnel who are in society. They can be brought in the education system, in higher education system, so that holistic education is provided to students. So university has been working towards appointment of professor of practice also. नीति कार्यान्वयन में क्या-क्या चुनौतियां रही? The challenges has been, when we first started, we did not had any proper guidelines or regulations. So we had to read a lot, attend ourselves a lot of seminars and conferences to understand policy and to prepare ourselves how do we go about. This is the only challenge we faced. Besides this, we had a lot of administrative support from the university. Honorable Vice Chancellor and all the administrative officers gave a lot of support, which is why we could implement and we could reach to this stage. परिणाम आधारित शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं? Very interestingly, the Sikkim University has revised all the postgraduate curriculum of postgraduate courses, which is learning outcome based. The learning outcome empowers the students what they are going to learn, what they are going to achieve the outcome. And there is a flexibility also. The teacher need not use only lecture. They can use any teaching learning strategies. To know how much they have learned, it is not necessary we must conduct only class test. We can do different or integrated or written test or activities to see whether the students have learned. So it is going to be very vibrant, dynamic kind of a teaching, learning, and learning outcome-based education. शिक्षा में समानता, समावेशिता, सामर्थ्य और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? For ensuring equity, affordability in education, first of all, the university is working towards financial support. University already provides financial support, and in order to ensure equity, inclusivity, affordability, scholarships are provided especially to
students for economically disadvantaged students and who are meritorious. Okay. We also have a policy in place, for example, to give admission to students from different disabilities. There's already a policy in our university. The university keeps organizing seminars in inclusive education. Another point is university promotes the use of open educational resources. These resources are open and freely accessible. We promote this use of this information for students to enhance learning. And few more, for example, internet connectivity is available for students, faculties in the university buildings, wherever we are, so that students can access the information through the use of internet. So in this way, students will not be left behind. They can also join with other students in their learning process. अनुसंधान और विकास स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने, सहयोग और प्रौद्योगिकीकरण में प्रमुख बातें कौन सी हैं? Research and development has always been part of university. Research is one of the focus area in university in higher education. However, under NEP, we have established a research and development cell chaired by Honorable Vice Chancellor, and we have a director appointed. So very soon the more regulations will come out. And for the local languages, the university has indigenous language departments, and there is also an endangered language cell which looks after these languages which are already endangered. They are conducting a lot of researches, developing dictionary in those indigenous languages. In this way, they are working towards protection of languages, especially indigenous and endangered languages. And regarding technology, as I said, the university provides internet so that students get access to information by using the facility. इसके बाद आगे का रास्ता क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अन्य शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और संकायों के लिए आपका संदेश? The first message is national education policy is forward-looking. It will surely bring a landmark reform in higher education. So we must all join hands for developing the education system, because this policy has come after 34 years. And now this will surely bring forth the new social order with youth, with a new kind of a development that has happened with them. This policy aims at development, wholesome development. The youth with the wholesome developed personality will surely contribute to our society. So we as in the university and in education institutions, I call for them to join hands to implement this policy. Thank you, Professor Bhutia. Thank you. अभी आप सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय की अध्यक्ष प्रोफेसर योडिडा भूटिया के साथ हमारी गैंगटॉक संवाददाता उषा शर्मा की भेंटवार्ता सुन रहे थे। और अब चलने से पहले सिक्किम का ये सुंदर सा गीत आपके लिए। और अब पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रत्येक रविवार की शाम को प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, हमें अवश्य बताएं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। इसके साथ ही अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।